हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं एसबीआई क्लर्क और पीओ के एग्जाम सब रिमेन रह गए हैं। अगर हम बात करें आईबीपीएस की और आरआरबी, ठीक है, हो चुके हैं। तो एसबीआई के लिए 20 डेज चैलेंज यानी कि डे 1, और मैं इसकी सारी एक प्लेलिस्ट में वीडियोस 20 डेज इंग्लिश और 20 डेज रीजनिंग, अगर आपने ये कवर अप कर लिए योर स्पीड विल बी डबल। अगर आप ये जो तरीके हैं अगर आप ये सीख गए तो देखिए, आपने देख लिया होगा आरआरबी और आईबीपीएस के थ्रू की रीजनिंग में एक्चुअल में क्या आता है। 4 टॉपिक में पूरी रीजनिंग खत्म हो जाती है लगभग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी और सिलॉक्स। अगर किसी का टाइम, कोई बोल रहा है कि टाइम कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लगाने का जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है। वो सीख लीजिए, आपका टाइम खुद कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन 20 टेस्ट में हम यही तरीके सीखने वाले हैं, हर एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट को लगाने के तरीके क्या क्या इजी हैं। बाकी और क्वेश्चंस भी हैं, यानी आपको मिनी मॉक मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस हर प्रैक्टिस सेट में होंगे। डिपेंड करता है, किसी में 15, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, 19, 20 तक, ठीक है। चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपके सामने, जस्ट दिखाई दे रहा है सब, ठीक है, ओके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, स्टडी द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। अमित इज द सन ऑफ, रिलेशन से, ठीक है। इसको देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। देखिए, अमित इज द सन ऑफ ओम्स फादर सिस्टर, ओम की फादर के सिस्टर। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ओम का रखूंगी, क्योंकि जिससे रिलेशन कनेक्ट होता है उसको सबसे पहले रखेंगे। ओम के फादर, अच्छा, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ओम के फादर का नेम नहीं पता, हमने प्लस लगा दिया ओम के फादर, ठीक है ना। ओम के फादर की सिस्टर, तो देखो फीमेल के लिए माइनस लगा दिया, और यहाँ पे मैं जो यूज करती हूँ, मैं डबल मार्क यूज करती हूँ। ये मेरे हमेशा से आदत पड़ चुकी है। वैसे मैंने ज्यादातर बुक्स और टीचर्स को देखा है कि वो डबल मार्क हस्बैंड वाइफ के लिए और सिंगल यूज करते हैं भाई बहनों के लिए, बट मैं अपोजिट यूज करती हूँ। तो आप उसको मेंटेन कर लेना, अगर आपकी आदत है वही है तो उसे सेम रखिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैंने ये मार्क लगा दिया, इसका मतलब है ये भाई बहन है, ये भाई है प्लस ये बहन है। ओम के फादर की सिस्टर का अगर कोई बेटा है तो बेटा तो नीचे वाले, सन तो नीचे वाले जनरेशन में आएगा ना, पीढ़ी में आएगा। यहाँ कौन हो गया, अमित, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। दीपक इज द सन ऑफ मीनल हु इज द मदर ऑफ मनोज एंड ग्रैंड मदर ऑफ ओम। अच्छा, अगर ओम की कोई ग्रैंड मदर है, ओम की ग्रैंड मदर, तो उसके जो फादर हैं उसकी मदर होंगी, है ना। तो ओम के फादर की जो मदर है तो वो कौन होंगी, दीपक इज द सन ऑफ मीनल हु इज द मदर ऑफ मनोज एंड ग्रैंड मदर ऑफ ओम। तो इस देखिए, इसकी भी ग्रैंड मदर है, ओम की ग्रैंड मदर है, यानी कि फादर की मदर। तो मैं क्या कर दूंगी, इसके ऊपर लगा दूंगी, और फादर की जो मदर है तो उसके लिए माइनस अभी हमें। और यहाँ पे पता है नाम कंफर्म है, मीनल नाम है, तो मैं रख दूंगी मीनल। अच्छा, मीनल के कौन बताया, दीपक इज द सन ऑफ मीनल। अब हो सकता है यही जो ओम के फादर है वो दीपक हो, या हो सकता है कोई अदर पर्सन हो, तो मैं अभी डी को प्लस कर दूंगी, ठीक है। और अगला क्या लगता है, हु इज द मदर, हु कौन, मीनल के लिए बोला गया है, जो मदर किसकी है, मनोज की। तो भी एक बात बताइए, दीपक की भी मदर हो गई मीनल, मनोज की भी हो गई, और ओम के फादर की भी हो गई। अब ये पॉसिबल हो सकता है मनोज या दीपक इसके फादर में से दोनों कोई एक हो, आगे पढ़ के पता चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला, मयूर इज द फादर ऑफ सोनल, जो मयूर है वो सोनल का फादर है, ग्रैंड फादर ऑफ अमित। अच्छा, ग्रैंड फादर है तो फादर मदर में से किसी का भी पेरेंट्स हो सकता है, लेकिन आगे इसमें दे रखा है मीनल इज द वाइफ ऑफ मयूर। तो इसका मतलब है मीनल और मयूर हस्बैंड वाइफ हैं। और क्या बोला गया था, मयूर इज द फादर ऑफ सोनल। अच्छा, अमित के एक कंफर्म हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, समझिएगा इस बात को। अगर ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों के जो पेरेंट्स होंगे वो तो सेम ही होंगे ना, तो अगर अमित के ग्रैंडफादर मयूर बताए गए हैं तो उसकी मदर के ही फादर होंगे, कंफर्म हो गया ना। अब उसकी मदर के अगर फादर होंगे, और क्या बोला गया है यहाँ पे, मयूर इज द फादर ऑफ सोनल, तो एक बात पॉसिबल हो सकती है कि सोनल ही इसकी मदर हो, या अदर उनकी कोई डॉटर हो, ये आगे जाके पता चल जाएगा। ओनली डॉटर दिया होगा तो सोनल ही अमित की माँ हो सकती है, अगर नहीं दिया होगा तो हो सकता है मासी भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मीनल इज द वाइफ ऑफ मयूर हो गया। ओम इज द नेफ्यू ऑफ सोनल, वो तो ऑब्वियस सी बात है, सोनल और ये दोनों आपस, अमित की जो मदर है और सोनल बहनें हैं, ये उनके भाई हैं, उनका बेटा ओम है, तो नेफ्यू तो हो ही गया। हु इज द ओनली डॉटर ऑफ अवर पेरेंट्स, कौन, सोनल इज द ओनली डॉटर। तो अगर सोनल के पेरेंट्स की एक ही डॉटर सोनल है
तो सोनल ही कौन हुआ, अमित कौन हुआ, सोनल का बेटा, क्योंकि एक ही डॉटर है। तो अगर इसके ग्रैंडफादर कब हो सकते हैं ये, जब इसकी ये मदर होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन, हाउ इज ओम रिलेटेड टू अमित। तो देखिए ओम और अमित के जो पेरेंट्स हैं आपस में भाई बहन हैं, तो ये दोनों कजिन हो गए। अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, भाई, फादर, ब्रदर इन लॉ, इनसफिशिएंट डेटा और नन ऑफ दीज। तो इस कंडीशन में अगर कजिन ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस है तो भाई ना। अब कजिन वाला भाई है या रियल भाई है ये नहीं दे रखा, तो केवल भाई ऑप्शन दे रखा है, वी टेक भाई। ठीक है ना, चलिए भाई अगले पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, हाउ इज सोनल रिलेटेड टू अमित। सोनल कैसे रिलेटेड है, तो हमने देखा सोनल कौन है, मदर है अमित की। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन है, आप देखोगे 3 से 5 डायरेक्शन में एन अनसर्टेन नंबर ऑफ आईबीपीएस, और आईबीपीएस का तो फेवरेट टॉपिक रहा, हर शिफ्ट में लगभग ये अनसर्टेन वाला तो था ही था। तो एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, आगे ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखो ये हिंदी इंग्लिश में है, अगर किसी को करना है तो वो स्क्रीनशॉट लेके कर सकता है, और मैं आगे क्योंकि स्पेस यहाँ पे है तो यहाँ सॉल्व करूंगी इसे। ठीक है ना, अब हम इसे सॉल्व करते हैं एंड देन, इसको क्यों नहीं आया ये इरेजर, ओके ठीक है। हाँ भाई अब देखते हैं, एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, ये सब नॉर्थ के साइड फेस है। आपने देखा होगा आईबीपीएस आरआरबी में नॉर्थ साइड सबके फेस अनसर्टेन में आए थे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं भाई, एज इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। सबसे बेहतरीन तरीका होता है, अगर आपको एंड से कोई पॉइंट मिल रहा है तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए, और अगर फर्स्ट पॉइंट आपको अननोन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कहां से, तो उसे किसी शॉर्ट नोट बना के साइड में लिख दीजिए, बाद में जब कोई पॉइंट से कनेक्ट होगा तो हम बाद में कनेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो मैं बोल रखा है ना ऐसे सिटिंग एक एंड से, तो देखो दो चीजें हो सकती हैं, इस एंड से भी हो सकता है, एक इधर से स्टार्ट कर देते हैं, एक अरेंजमेंट हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, दो अरेंजमेंट को लेके चलते हैं, जो पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें रख देंगे, जो नहीं मिलेंगे उन्हें अलग कर देंगे, एंड देन सबको हम लोग कंपाइल कर देंगे, और उसके बाद देखना आप कितना अच्छे से रिजल्ट आते हैं और कितनी जल्दी क्वेश्चन लग जाता है। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस और एफ, एस और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो देखो इस वाले कॉर्नर से इधर तो नहीं होगा क्योंकि ये कॉर्नर हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो एक दो एस और एफ के बीच में दो लोग हैं, इस वाले कॉर्नर को हम उधर नहीं बढ़ा सकते, तो एस और एफ के बीच में दो लोग हैं, कंफर्म हो गया। ठीक है, ये तो कंफर्म है। टी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो फर्स्ट सेकंड, क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेस है, राइट यही होगा, फर्स्ट सेकंड, ये भी कंफर्म है। ए इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन ई एंड एफ, अच्छा ई और एफ के बिल्कुल बीच में ए है, तो देखो ये तो कंफर्म है ना, ई यहां तो आ नहीं सकता, टी ऑलरेडी है, तो ई और एफ के बीच में अगर ए है तो ई यहीं आएगा, इसके हिसाब से ए यहीं आएगा, और यहाँ पे ई यहाँ पे आएगा और ए यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, हो गया। टी सिटिंग वो ए इमीडिएटली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, अब यहाँ टी और वी के बीच में 6 है, तो इस वाले कॉर्नर से इधर तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी, 1 2 3 4 5 6, और इस वाले कॉर्नर में इधर नहीं बढ़ा सकते, तो किसके बीच में बोला गया, वी और टी के बीच में 6 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और इस कॉर्नर पे वी आ जाएगा, लेकिन आगे एक बात पढ़िए, हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, वी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो इस वाले अरेंजमेंट के हिसाब से अगर मैं वी को रखती हूँ यहाँ आ जाएगा, और इस कॉर्नर को हम बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये थर्ड राइट को मतलब थर्ड एंड से है एस, तो इस कॉर्नर को उधर साइड नहीं बढ़ाया जा सकता, वी एंड पर नहीं है, तो फिर कंफर्म हो गया हमें कि अगर होगा इसमें तो 1 2 3 4 5 6, वी कहाँ होगा, वी भाई यहीं पे हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, हु डज नॉट, चलिए नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ जी इज सेम एज द पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि देखिए इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जी के राइट, राइट का मतलब मैंने अपने राइट हैंड की तरफ एरो कर लिया, और ई के लेफ्ट मैंने अपने लेफ्ट हैंड की एरो कर लिया, सेम है, क्योंकि अभी जी नहीं आया है ना, तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए एक कंफर्म है कि ई के लेफ्ट बोला गया, तो मैं ये नहीं कह सकती ना, अभी तो इधर बढ़ेंगे ना लोग,
और अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगी तो ई के लेफ्ट में सही है, इसमें तो कंफर्म है 1 2 3, देखो ये वाला कंफर्म है क्योंकि इसमें कॉर्नर नहीं बढ़ सकता, तो ई के लेफ्ट में 3 है तो जी के राइट में भी 3 होंगे। लेकिन अब एक बात बताइए, जी को यहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये एंड तो नहीं है ना, अभी तो और बढ़ेगा ना सवाल, तो हम जी को नहीं रख सकते हैं कहीं, तो अब इसको छोड़ दो, ठीक है ना। जी इज सिटिंग टू द 6 राइट ऑफ टी, मिल गया हमें 6 राइट ऑफ टी, 1 2 3 4 5, वो इसको नहीं बढ़ा सकते थे ना हम, तो ये वाला गलत हो गया। देखो ये तो हमने इस एंड से एस को थर्ड रखा था और इधर की साइड टी का राइट बढ़ नहीं सकता, ये वाला अरेंजमेंट गलत हो गया। इसको देखते हैं कितना बोला गया है, जी इज सिटिंग 6, 1 2 3 4 5 6, जी यहाँ पर आ गया और जी अब क्या बोला गया था, ई के लेफ्ट में 3 है और जी के राइट में भी सेम है, तो 1 2 3 कंफर्म हो गया ना। चलिए भाई ठीक है, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 2 लोग हैं, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ वी। अच्छा देखो वी के राइट में 2 ही जगह है, अगर मैंने आर को यहां कर दिया तो उसके बीच में 2 है, 1 2, तो यहां तो जी आ जाएगा, तो इसका मतलब है हु इज कौन, आर, आर जो है वो वी के अगर राइट में बैठा है तो यहां नहीं हो सकता क्योंकि उनके बीच में अगर 2 लोग हैं तो क्या होना चाहिए था, पी को यहां होना चाहिए था, तो आर का ये जगह बची और पी की कहां पे जगह बची, पी की ये जगह बची, बस ठीक है। आपने देखा कोई भी हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी मानने की जरूरत नहीं पड़ी, जो जो पॉइंट्स मिलते गए मैं रखती गई, वो अपने आप गलत हो गया, अपने आप सही हो गया, कहीं भी हमें कोई कटिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए सवाल क्या है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन अ रो, कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, देयर आर 17 पीपल इन अ रो, ठीक है ना, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगले पे आते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड पी, तो देखो टी और पी के बीच में 1 2 3 और मुझे लगता है 1 2 4 है ये, ठीक है ना, ये भी है 1 2 3 4, पी इस वाले पे बैठा हुआ है इस वाले पे, तो 4 हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी कि 4, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट टू वी, तो देखो वी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, जी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जी, ठीक है। सवाल तो वैसे भी अब कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसको छोटे बच्चों को भी दे दिए जाएंगे अगर ये लग जाता है, तो उसके बाद इससे कितने सवाल थे, 3 4 5, 3 सवाल थे, तो हमने तीनों लगा चुके हैं कोई भी बिना किसी दिक्कत के। देखिए यहाँ मैं आपको बहुत आराम से इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि आप जब अपना पर्सनली लगाएंगे तो आपको केवल खुद समझना है, यहाँ हर तरीके का स्टूडेंट पढ़ने आता है, हर तरीके का, तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं ताकि हर बच्चे को हर स्टूडेंट को समझ में आ सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम सेलॉक्स, तो इसको हम देखते हैं इसके डायरेक्शंस। अच्छा ये भी गलत, नहीं नहीं 3 से 5 ये कहाँ हो गया, क्या हो गया, ओके ये कितना है 6 से 8, ओके यानी 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन है, लगाते हैं। ऑल सी इज वेव, तो हमने देखा ऑल सी इज वेव और ओनली अ फ्यू वेव इज पीस, देखो केवल कुछ वेव पीस है, यानी कि कुछ वेव पीस है का मतलब है रेस्ट ऑफ वेव आर नॉट पीस। देखिए ध्यान रखिएगा जब सम वाले केस में सिंपल आता है सम ए आर बी, तो आप नहीं कह सकते, जैसे मैं आपको बोल दूं सम ए आर बी, तब हम इसमें से पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं अगर आपको बोल दूं ओनली सम ए आर बी, तो ओनली का मतलब हो जाता है बाकी रेस्ट ऑफ जो बचे हुए ए हैं वो बी नहीं हो सकते, यानी कि अगर मैं आपको बोल देती कुछ ही ए बी है तो बचे हुए ए बी नहीं है, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया, कंक्लूजन सम वेव्स आर सी, तो देखिए सिंपल है, हमें साफ साफ दिख रहा है, पॉजिटिव वाले सबसे इजी होते हैं, पॉजिटिव वालों में जो डायग्राम में दिख रहा है वो सही, जो नहीं दिख रहा है वो गलत। सम बिल्कुल हमें दिख रहा है, इतने बड़े सर्कल में से इतना किसके पास है, एस के पास है, तो सम वेव्स आर सी बिल्कुल ठीक है। दूसरा सम वेव्स आर नॉट पीस, सम वेव्स आर, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, आपको बोला गया था केवल कुछ, ओनली फ्यू वेव्स आर पीस, तो बचे हुए वेव्स पीस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बोथ कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सम प्योर आर कैप और सम फ्रेश आर कैप, सम प्योर आर कैप सम फ्रेश आर कैप, अब आपको क्या बोला गया, नो फ्रेश इज प्योर, ठीक है। अगला अच्छा मैं बना देती हूँ, सम प्योर आर कैप और सम फ्रेश आर कैप, चलिए भाई बन गया। पहला नो फ्रेश इज प्योर, भाई नहीं निकालेंगे, फ्रेश और प्योर में कोई भी रिलेशन नहीं दिया,
जब कोई रिलेशन किसी में नहीं दिया होता तो ना उससे पॉजिटिव निकलता ना उससे नेगेटिव। देखो अगर मैं आपको बोल दूं ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, अगर मैं आपको बोल दूं ए और सी आपस में दोस्त हैं, कंफर्म नहीं है, और जो चीज कंफर्म नहीं है वो कंक्लूजन में कभी सही नहीं होती। और मैं आपसे कह दूं ए और सी आपस में दोस्त नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है। तो जब कोई चीज ना श्योर हाँ में हो ना में हो तो उसका आंसर दोनों गलत होते हैं। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, भाई ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, ए सी का बताइए रिलेशन, तो आप क्या कहोगे, भाई हो भी सकते हैं आपस में दोस्त ए और सी, नहीं भी हो सकते हैं। तो दोनों अगर आपको दे दिए गए तो आप क्या करोगे, ऐसे में इधर कंक्लूजन आता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ऑल वाईफाई आर इंटरनेट, ऑल वाईफाई आर इंटरनेट, ओनली ए फ्यू वाईफाई आर राउटर्स। वही आ गया, जो बचे हुए वाईफाई होंगे वो राउटर्स नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ही वाईफाई राउटर्स है का मतलब हो जाता है केवल कुछ, का मतलब बचे हुए नहीं है। सम वाईफाई आर राउटर्स, सम वाईफाई आर राउटर्स, हाँ भाई सम तो बोले या ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सम राउटर्स आर नॉट इंटरनेट, देखिए राउटर्स और इंटरनेट का कोई कंक्लूजन आपको नहीं बताया गया है, यानी कि सम राउटर्स आर नॉट इंटरनेट आपको बोला गया है। होने को राउटर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं भाई, इससे तो बाहर रखना है, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकते हैं, सारे के सारे राउटर इंटरनेट हो सकते हैं, तो हम नहीं कहा सकते कि सम राउटर्स आर नॉट इंटरनेट, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, क्योंकि राउटर्स और इसका कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे डब्ल्यू आर नहीं होंगे ये कंफर्म है, बट आई आर हो सकते हैं, आर आई हो सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला सवाल है आपका, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस है, और डायरेक्शन डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें सी डी के, वो इधर पढ़ते हैं स्टडी द, सी इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। देखो डी के वेस्ट में 10 किलोमीटर सी है, ठीक है भाई, वेस्ट उधर हो जाता है ना। ओके, अगला डी इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। अगर डी नॉर्थ है ई के तो ई उसके साउथ में होगा, ठीक है ना, और कितना है 10, तो ये भी 10 और ये भी 10। एफ इज 12 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। अच्छा ईस्ट अगर ई के इधर तो ई आ जाएगा 12 एफ, ईस्ट इधर हो गया, ठीक है। अगला क्या बोला गया, एफ इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, एफ इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। तो अगर एफ किसी के साउथ में है तो ए उसके नॉर्थ में होगा ना, और कितना होगा 8। देखिए ये अगर 10 है और ए अगर उसके 8 है तो ए डी के पैरेलल में नहीं होगा, बल्कि इससे अभी 2 किलोमीटर का गैप रह गया। भाई ये 10 है ये 8 है, तो अभी ये 2 किलोमीटर का गैप इसके पैरेलल आने में रह जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्या बोला गया है, G is 12 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ H। अभी G और H नहीं आए, इसे स्किप करो। H is 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ F। अच्छा 6 किलोमीटर F, 6 किलोमीटर कौन है H, तो H साउथ में है, H को मैंने साउथ में रख दिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, H is 6 किलोमीटर टू साउथ ऑफ F, और आगे क्या बोला गया था, G is 12 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ H। अच्छा 12 किलोमीटर G हो गया H की। ठीक है, अगले क्या बोला गया, J is 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G। अच्छा G के 10 किलोमीटर साउथ में कौन है, J, तो हमने ये लगा दिया साउथ में। ठीक है, अगला क्या बोला गया, G इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B। अच्छा B के वेस्ट में है तो B इसके ईस्ट में होगा, और कितना है 10 किलोमीटर से भाई। ठीक है, इसके बाद I इज 20 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ B। अच्छा अगर 20 है, ये 10 है, वो 20 है I, तो एक बात तो कंफर्म है ना कि इससे तो 10 और ज्यादा होगा, G और J में 10 है तो B और I में 20 है, वो उससे ज्यादा होगा। अब हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बोला गया है। आई बी के दक्ष, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज द डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट, अच्छा ए कहां पे है, बी के उसमें, तो देखो ए ये रहा, और ये वाली क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच का डिफरेंस देखो ये रहा, सीधा सीधा है, ये 8 था ये 6 था, टोटल मिला के हो गया 8 और 6 14, आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, इससे 9 और 10 क्वेश्चन थे, 10 हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मेरा बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देख के लिखा गया है इनइक्वालिटी को। ठीक है ना, और क्या है इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ भाई डेफिनेटली ट्रू होगा, B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। B बड़ा है या बराबर है T से, ऐसा किसमें हो रहा है, देखो भाई B और T कहां पे है, B और T के बीच में ये है। एक बात समझ लेना, एक बात तो कंफर्म है कि B और
अगर बी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा तो एक मार्क तो बी की तरफ ओपन होना ही होना है, और इनके बीच में कोई अपोजिट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब अपोजिट मार्क्स आ जाते हैं तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, मतलब पता नहीं रहता, यानी होने को कुछ भी। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं, समझाने की कोशिश करती हूँ, ए बी सी, अब इन दोनों में आप कंक्लूजन नहीं डिफाइन कर सकते हो, आप नहीं निकाल सकते हो निष्कर्ष क्या है। तो देखिए ध्यान रखो, बी और टी के बीच में कोई भी अपोजिट मार्क्स नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है कोई बड़ा, देखिए अगर मैं आपको जैसे ये बोल दूं ए बी और सी, अगर इन दोनों के बीच में ये बड़ा मार्क आ गया ना तो कंफर्म हो गया सी से बड़ा बी है। अब बी से चाहे ए बड़ा हो या बराबर हो, सी से तो बड़ा ही होगा। तो ये अगर ये वाला मार्क सही करना है, या तो बड़ा या बराबर, तो बड़ा वाला मार्क नहीं आना चाहिए। पहले तो ये अपोजिट होगा, इधर की साइड नहीं खुलनी चाहिए, इधर की साइड नहीं खुलनी चाहिए, है ना। और ये वाला बड़ा वाला साइन आ गया, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लग जाएगा तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा आर से बड़ा एन है। अब आगे चाहे सब बराबर भी सही, लेकिन वो होंगे तो इन पीछे वालों से बड़े, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अगर हम यहाँ पे ये फिल कर देंगे, यहाँ पे ये डबल वाला फिल कर देंगे, यहाँ पे ये बराबर फिल कर देंगे, यहाँ पे डबल वाला। तो इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बैंकिंग, स्पेशल रीजनिंग में मैंने इनइक्वालिटी से लॉग सबके बहुत बेसिक्स करा रखे हैं, वहां से जाके इनको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इसका कंफर्मेशन हो गया कि इनके बीच में कोई बड़ा मार्क नहीं है, बड़े मार्क का मतलब होता है सिंगल वाला, तो डबल वाला फिर आंसर में आएगा अगर उनके बीच में होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, ये बिल्कुल सही हो गया। अगला वाला, आर इज ग्रेटर देन एक्स। देखो भाई, अब आर को अगर एक्स से बड़ा करना है तो जो मार्क बीच में होता है वही हमारा आंसर होगा, और ये बड़ा मार्क है, आर की तरफ ओपन होना चाहिए। इन दोनों में से एक जगह ये वाला मार्क होना ही चाहिए, कंफर्म है, क्योंकि तभी वो डेफिनेटली ट्रू होगा। क्योंकि इन दोनों को बराबर भी रख देंगे तो भी आर को बड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर बड़ा आ गया, अगर एक्स से बड़ा बी है तो ये दोनों बराबर भी होंगे तो भी एक्स से आर बड़ा हो जाएगा। अब इधर की साइड है तो देखो पहले में ही देखिए, अगर मैं यहाँ पे बराबर फिल कर दूं और ये फिल कर दूं, तो एक्स और बी अगर बराबर है और आर बड़ा है तो बी से बड़ा है तो एक्स से भी बड़ा होगा, क्योंकि एक्स और बी बराबर है। तो बिल्कुल पहला ही आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये 13 से 17, इसमें से 5 क्वेश्चन है, और ये ईयर बेस्ड पजल है, और इसको देखिए हिंदी इंग्लिश में ये है, और आगे हम लगाते हैं इसको। चलिए भाई, जगह कम है थोड़ी सी, चलो फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, हम लोग तो बहुत बड़े सिकंदर हैं, सब मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, देखिए 8 लोग बोले गए हैं, देयर आर 8 पीपल, आशु, दिशु, कृषु, मिशु, निशु, ऋषु, पृषु एंड विष्णु, ठीक है भाई। दे ऑल आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स, 73, 2001, 85, 79, 4, 89, 95 और 98। एक क्वेश्चन को लगाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप क्या करो, पहले जितनी भी एज बन रही है ना उनकी, उसको एक ऑर्डर में लिख दो, क्योंकि कोई किसी से जस्ट छोटा होगा, कोई किसी से जस्ट बड़ा होगा। इसको सबसे अच्छा करने का तरीका यही होता है। तो मैं देखूंगी सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा है इसमें 73 वाला, और आगे क्या बोला गया है, इन द बट द डेट एंड मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ ऑल दिस पर्संस आर द सेम, ठीक है, बर्थ और वो सेम है। द कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2021। 21 के हिसाब से हम एज निकाल लेते हैं भाई। 73 वाले की अगर हम एज निकालेंगे 28, कितना है 71 वाले की, नहीं 73 वाले की, है ना, तो कितना हो जाएगा, 27 उधर हो जाएगा और 20 उधर हो जाएगा, 47 एक 48। उसकी सबसे बड़े पर्सन की एज आ गई 48, ठीक है भाई। उसके बाद 73 के बाद 79 है भाई, इससे ये 6 साल कम हो गया ना, 6 साल कम हो गया तो 42 होगी इसकी एज। अब बस इसी से कम करते जाओ, ठीक है। 79 के बाद आपको क्या दिख रहा है भाई, मुझे तो 85 वाला दिख रहा है, इनमें भी 6 साल का डिफरेंस हो गया। अगर 6 साल का डिफरेंस हो जाएगा तो ये इसकी एज कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है ना। चलिए भाई, तो 85 हो गया, 73 हो गया, 89 हो गया। अब उसके अलावा कौन सा आ जाएगा, 80, 98 तो बाद में आएगा, अब आ जाएगा 95। अब 95 और 85 ये कितना हो गया, 85 वाला हुआ है ना, 73 हो गया और 79 हो गया, ठीक है। अच्छा 85 वाला हो गया, अब 89 4, ठीक है, 4 का आएगा तो 32, क्योंकि 89 से भाई 85 से 89 वाला 4 साल बाद होगा ना, तो 36 से 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक, अच्छा इसको काटू पहले, ठीक। अभी बच रहा है 1, 4, 95 और 98। तो पहले 95 वाला होगा, कहां से 95 वाला होगा, 85 से 95 वाला 10 साल छोटा होगा। 85 वाला अगर 32 का है तो ये कितने का होगा, 95 वाला, वो 89 से 95 6 साल, तो 6 साल का मतलब हो गया ये 26 का होगा, ठीक है। चलिए भाई,
95, उसके बाद 95 के बाद है 98 और 3 साल छोटा, ये 23 का होगा, ठीक है, इधर आ रहा है ये, ओके। और 98 वाला हो गया, 98 के बाद हो गया 2001 वाला होगा 3 साल और छोटा 20, और सबसे लास्ट वाला होगा 2004 वाला और 3 साल छोटा, ही हो जाएगा 17 साल का, ठीक है। चलिए भाई अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। एज्यूमिंग डेट, द एज ऑफ, यहां से स्टार्ट है, द एज ऑफ मिशु इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, मिशु की एज प्राइम नंबर में है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे दो ही है, या तो 23 रख लेते हैं और एक में मिशु की एज 17 रख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, द एज ऑफ मिशु इज 2 पीपल बॉर्न बिटवीन मिशु एंड निशु। अच्छा, मिशु और निशु के बीच में अगर इसमें होगा तो यहाँ होगा, और 1 2 यहाँ पे होगा, सीधे सीधे रखते जाते हैं पॉइंट्स, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद 2 वर बॉर्न बिटवीन ऋषु एंड आशु। अभी ऋषु आशु का कुछ भी नहीं पता, इसको हम लिख के रख लेते हैं, ऋषु और आशु के बीच में 2 लोग हुए हैं, ठीक है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ निशु एंड प्रिशु इज 6 ईयर्स। निशु और प्रिशु की एज में 6 साल का अंतर है। द एज ऑफ प्रिशु, जो प्रिशु बोला गया है, इज नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है भाई। ये वाला पॉइंट देखते हैं, किस किस की एज में अंतर बताया, निशु और प्रिशु के में कितना अंतर है, 6 ईयर्स का। अच्छा, इसके हिसाब से निशु 36 का है। अब 6 ईयर्स छोटा 30 तो एज ही नहीं है, तो अगर बड़ा होगा तो 42 का होगा, और अगर 42 का होगा तो हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पे प्रिशु आ सकता है। अच्छा, यहाँ के हिसाब से निशु कितने का है, 26 का, 26 में अगर 6 ऐड करेंगे 32 आएगा, और 32 का मिशु नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रिशु नहीं हो सकता क्योंकि 8 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, यहाँ हो सकता है कि 6 कम हो तो यहाँ पे प्रिशु हो, इन दोनों में से पॉइंट हो सकता है, ठीक है। द एज ऑफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। द एज ऑफ कृषु इज डिविजिबल बाई 4 बट ही इज नॉट द एल्डेस्ट नॉर वॉज बॉर्न एडजेसेंट टू निशु, ठीक है भाई। 4 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ा नहीं है, क्या द एज ऑफ कृषु इज, अच्छा, डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, यानी 48 का तो नहीं है, 42 का इस वाले में ऑप्शन गया, 36 का इस वाले में ऑप्शन गया। अब ये तो यहाँ हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से आगे क्या बोल दिया है, नॉर वॉज बोर्न एडजेसेंट टू निशु, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो बस 20 दिख रहा है, और 20 दिख रहा है तो कौन है यहाँ पे, कृषु है ना, द एज ऑफ कृषु, तो यहाँ आ जाएगा कृषु। और इस वाले के हिसाब से देखें, सबसे बड़ा नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल बिल्कुल है, ये 4 से डिविजिबल बिल्कुल है, लेकिन निशु के पड़ोस में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कृषु, अगर इसके हिसाब से आएगा, ठीक है। अगला क्या बोला गया है, डिविजिबल बाय 4 नीदर द एल्डेस्ट, ठीक है। अगला, ऋषु वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर कृषु। अच्छा, जस्ट आफ्टर कृषु के ऋषु है, कृषु के ऋषु है जस्ट आफ्टर, ठीक है। दिशु वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर आशु। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, ऋषु और आशु के बीच में 2 है, अगर ऋषु यहाँ आ गया तो आशु यहाँ आएगा, और ऋषु यहाँ आ गया तो 1 2 आशु की यहाँ जगह नहीं है, 1 2 आशु की जगह यहाँ है। और आपको क्या बोला गया है, दिशु वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर आशु, तो आशु के जस्ट बिफोर कौन बॉर्न हुआ है, दिशु। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा क्योंकि आशु के जस्ट पहले, ओ सॉरी, क्या बोला गया है, हाँ आशु के जस्ट पहले, हाँ ठीक है, आशु के जस्ट पहले, यहाँ तो कोई पहले हुआ ही नहीं होगा, ठीक है बिल्कुल हमारा, ठीक है। और यहाँ पे किसका नाम रह गया, वो यहाँ आ जाएगा, नामों में कौन सा नाम रह गया, विष्णु, वो यहाँ आ जाएगा विष्णु, ठीक है ना। बस सारे लग चुके हैं, अब तो सवाल आपका लग ही जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें लगने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कोई बहुत ज्यादा कटिंग, कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं मानी, जो पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट लग रहे थे, कनेक्ट नहीं हो रहे थे, उनको अलग रख लिया, जो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे उनको करते गए, एक अपने आप गलत हो गया, एक अपने आप सही हो गया, लेट्स, ठीक है। अब आंसर्स देखते हैं। हु इज बॉर्न जस्ट आफ्टर दिशु, दिशु के जस्ट आफ्टर कौन हुआ है, तो दिशु के जस्ट आफ्टर कौन हुआ है, आशु हुआ है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगले में देखते हैं। अगला क्या, हु इज द एल्डेस्ट वन अमंग ऑल, विष्णु सबसे ज्यादा एल्डेस्ट है, तो इसमें तो विष्णु टिक हो ही रहा है, मतलब अभी मैंने किया था, ठीक है वही आ गया है, तो विष्णु है। उसके बाद क्या बोला गया है, हाउ मेनी पर्सन्स बॉर्न बिटवीन प्रिशु एंड आशु, प्रिशु और आशु के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो प्रिशु येरा, आशु येरा, उनके बीच में 2 लोग बॉर्न हुए हैं, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। वैसे भी इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है, जब लग जाता है तो बस फॉर्मेलिटी, सवाल को हमें करना है। हु इज 20 ईयर्स ओल्ड, हु इज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड कृषु है, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। और सबसे लास्ट का आ जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ निशु एंड आशु, देख लेते हैं भाई निशु और आशु की, ओहो यहाँ नहीं, ठीक है, निशु और आशु की एज में डिफरेंस, तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे, निशु 36 का है, आशु 26 का है, 26 और 36 में 10 साल का डिफरेंस होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी।
तो आपने 17 क्वेश्चन है, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था। 37 यानी कि 35 के जस्ट आधे हो गए, है ना। तो हाफ क्वेश्चन हमने मिनी मॉक के टाइप का कर लिया। इसमें आपने देखा एक सिटिंग अरेंजमेंट हमें मिल गया अनसर्टेन वाला, इसमें एक पजल मिल गई हमें, ईयर बेस्ड हमने सिलॉक्स लगा लिया, इनइक्वालिटी लगा ली, रिलेशन लगा लिया और डायरेक्शन और डिस्टेंस के सवाल लगा लिए। यानी लगभग जो टॉपिक्स आते हैं वो हमने सब मिनी मॉक में कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत सारे तरीकों और अप्रोच को जान पाएंगे। क्वेश्चंस फिर लगातार कहीं से भी लगाते रहिए, सही अप्रोच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेट मैं जल्दी लेके आती हूँ। जल्दी का मतलब हो सकता है मैं एक ही दिन में 2-3-4 सेट भी आपको दे दूं, क्योंकि वो 20 सेट्स में 20 डेज का वेट नहीं करूंगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इन 20 सेट्स को अपलोड कर दूंगी एक अलग प्लेलिस्ट में, एसबीआई चैलेंज 20 डेज रीजनिंग करके। यू विल गेट ऑल द वीडियोस फ्रॉम देयर। और प्रैक्टिस करिए, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करिए। जिसका आईबीपीएस आरआरबी में नहीं हो पाया है वो शोक मनाने के अलावा उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ समटाइम्स द लास्ट के ओपन्स द डोर। एसबीआई आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, हो सकता है कुछ बेहतर आपके साथ होने वाला हो, क्योंकि एसबीआई की वैकेंसीज बेस्ट रहती हैं और बैंक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बस अपनी तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।